नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। तो दोस्तों, 17 मई 2026 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। इबोला का एक खतरनाक वायरस सेंट्रल अफ्रीका में फैल रहा है। डीआर कोंगो और युगांडा में 336 सस्पेक्टेड केसेस, 88 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये कि बूंदी बुगियों में स्ट्रेन जो है ये, जिसके लिए कोई वैक्सीन ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक इलाज ही नहीं है। वायरस युगांडा के कैपिटल कंपाला तक पहुंच चुका है। सिर्फ 2 हफ्ते में इतना बड़ा आउटब्रेक कैसे हो गया? क्या ये अफ्रीका से बाहर फैल सकता है? क्या दुनिया फिर से एक ग्लोबल क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। कितना खतरा है, कैसे फैल रहा है और हम सब को क्या करना चाहिए। वीडियो इन तक देखते रहिए, क्योंकि ये जो जानकारी है आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। नाउ, ये जो इबोला है, आखिर ये हुआ कैसे, क्या है इसका राज, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। आज की जो टॉप स्टोरीज है वो यही कहती है, WHO says Ebola outbreak in DRC and Uganda is emergency of international concern। ये इंटरनेशनल कंसर्न तक ये आपको लेकर के जा रहा है और हर आर्टिकल इसी के बारे में लिख रहा है। WHO डिक्लेयर्स इबोला आउटब्रेक इन DRC युगांडा ग्लोबल इमरजेंसी। क्यों इतना खतरनाक है ये, क्यों इतना ज्यादा इसका महत्व है? तो देखिए, यहाँ के आर्टिकल बोल रहा है कि एटलीस्ट 80 डेथ तो हो चुके हैं, जिसमें 300 से ज्यादा सस्पेक्टेड आते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो युगांडा इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इट्स इंटरनेशनल कंसर्न। 88 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा सस्पेक्टेड। बुंदी बुगियो वायरस प्रॉम्प्टिंग अफ्रीका टॉप हेल्थ ऑफिशियल टू से ही वॉज ऑन पैनिक मोड। जो अफ्रीका के टॉप हेल्थ ऑफिशियल्स हैं वो पूरे पैनिक मोड में आ चुके हैं। डॉक्टर टेड्रोस एडनम, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ द WHO, ये अनाउंस किए कि द डिसीजन बिफोर कन्वीनिंग अ फॉर्मल इमरजेंसी कमिटी एट द ऑर्गेनाइजेशन, स्पीडली काम होने वाला है। और ये एक तरह का इमरजेंसी इसलिए डिक्लेयर किया गया है कि लोग इसमें मदद करें, सारे जगहों से पैसा आए। इबोला एक हाईली कॉन्टेजियस डिजीज है जो बॉडीली फ्लूइड्स जैसे ब्लड से ये फैलता है। डॉक्टर जीन कैसिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ अफ्रीका CDC के हैं, उन्होंने कहा, आई एम ऑन पैनिक मोड बिकॉज पीपल आर डाइंग और आई डोंट हैव मेडिसिन, आई डोंट हैव वैक्सीन टू सपोर्ट कंट्रीज। उनके पास कोई मेडिसिन नहीं है, उनके पास कोई कंट्रीज में वैक्सीन नहीं है जिसके कारण वो सपोर्ट कर सकें। तो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है ना। ये इबोला है क्या? कभी आपके दिमाग में आया कि इबोला होता क्या है? आखिर इबोला कहाँ से आया? ये मतलब नाम ही कहाँ से पड़ा? तो देखिए दोस्तों, इबोला एक जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस और डेडली वायरल डिजीज है जो बॉडी को बहुत तेजी से वीक कर देती है। इसका पहला जो केस आया था वो 1976 में आया था, जो कि नियर द इबोला रिवर पे पास में हुआ था और इसी वजह से इसका नाम इबोला पड़ा। तो साइंटिस्ट का क्या मानना है? साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो वायरस है पहले वाइल्ड एनिमल्स स्पेशली बैट्स में था और फिर ह्यूमंस तक स्प्रेड हुआ। तो बैट्स यानी कि चमगादड़ से ये इवॉल्व हुआ, पहले उसके अंदर पाया गया, फिर ये ह्यूमन में कॉन्टैक्ट के थ्रू आएगा और आया। ब्लड, वॉमिट, स्वेट, सेमेन और सलाइवा, ये इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड से यहां से जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई पर्सन सिम्टम्स आने से पहले कॉन्टेजियस नहीं होता, सिम्टम्स आने के बाद ही वायरस दूसरों तक फैलना स्टार्ट करता है। इस डिजीज का इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 2 दिन से 21 दिन तक का हो सकता है। मतलब इन्फेक्शन होने के बाद सिम्टम इतने दिन बाद अपीयर हो सकते हैं। इबोला का जो डेथ रेट है काफी हाई होता है। कितना हाई होता है? देखिए, स्पेशली उन कंट्रीज में जहां हेल्थ केयर सिस्टम बहुत वीक है, जैसे अफ्रीका, कुछ स्ट्रेन्स में मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% तक पहुंच सकता है। तो इसके कुछ सिम्टम्स, जो शुरुआती सिम्टम्स है वो क्या क्या है? हाई फीवर है, ठीक है, हाई फीवर है। और क्या क्या हो सकता है? देखिए, एक्सट्रीम वीकनेस हो सकता है और ये जो बैट्स है उससे फैलता है। और जो बैट्स है वो जानवर मरे हुए रहते हैं जंगलों में, उनसे ये आगे की ओर बढ़ता रहता है। लेकिन सीवियर केसेस में क्या होता है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो इसे और डेंजरस बना सकती है। नाउ एक और मैं बता रहा हूं कि इबोला का ये जो बूंदी बुगियो स्ट्रेन है,
ये एक रेयर टाइप होता है। कैसा रेयर टाइप है? देखिए, जो पहली बार ना इसे 2007 में देखा गया था, आइडेंटिफाइड किया गया था। ये किस टाइप का है तो मैं बताता हूं दोस्तों कि ये इबोला का एक उन स्ट्रेन्स में से है जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी काफी डेंजरस होते हैं। कैसा डेंजरस हो सकता है? देखिए, इस स्ट्रेन्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यह है कि इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियली अप्रूव्ड वैक्सीन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। मतलब डॉक्टर्स के पास जो लिमिटेड मेडिकल टूल्स होते हैं, जो जेनरिक टूल्स होते हैं, उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्विकली डिटेक्ट करो और कंट्रोल करने के लिए। डेडिकेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बहुत लिमिटेड है, और ये वैसी जगहों पे फैलता है जहां पे लोग जानवर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, जानवर को ज़्यादा खाया जाता है, जंगली जानवर को वहां पे वो लोग खाते हैं। और ऐसी जगह पे कहाँ हो सकता है? अफ्रीका में ही हो सकता है। इसका फैटिलिटी रेट भी काफ़ी हाई होता है, कुछ केसेस में जैसा मैंने बताया 50% तक होता है। तो जो पहले जो मतलब मेजर इबोला आउटब्रेक्स हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वहां पे देखा गया। मतलब उनमें से मोस्टली क्या होता है, जेयर स्ट्रेन इन्वॉल्व था, जिसके अगेंस्ट कुछ वैक्सीन और रिस्पॉन्स सिस्टम्स डेवलप हो चुके थे। अच्छा, इसके क्या कुछ खास टाइप्स होते हैं? क्या इबोला वायरस के अलग अलग टाइप्स देशों के हिसाब से बनाए गए हैं? जैसे कि क्या सुदान स्ट्रेन सिर्फ सुदान में फैलता है, और क्या जेरे इबोला का मतलब सिर्फ डीआरसी वाला वायरस है? पहली नजर में ऐसा लगता है कि इबोला के टाइप्स शायद देशों के नाम पर बेस्ड होंगे, बट लेकिन असली कहानी इससे काफी अलग है। दरअसल इबोला वायरस जो होता है, उसके अलग अलग स्ट्रेन्स को साइंटिस्ट्स उनके जेनेटिक डिफरेंसेस, यानी वायरस के अंदर जो मौजूद स्ट्रक्चर और म्यूटेशन होता है, उसके आधार पर क्लासिफाई करते हैं। हाँ, इनके नाम जरूर उन जगहों से लिए गए हैं जहां इन्हें पहली बार डिस्कवर किया गया था। जैसे अगर मैं बताऊं तो ये जो जायरे इबोला वायरस है, ये मोस्ट डेंजरस एंड डेडलिएस्ट स्ट्रेन होता है। ये पुराने नाम जेरे रीजन में मिला था, इसी वजह से इसका जो फर्टिलिटी रेट है ये 90% तक होता है। बुंदी बुगियो स्ट्रेन युगांडा के जो बूंदी बोगी डिस्ट्रिक्ट में मिला था, तो उससे ये फैला था। ये 2007 में हुआ था। इसका फर्टिलिटी रेट जो 25 से 50% के रेट में होता है। तो लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो स्ट्रेन सिर्फ उसी देश में रहेगा। अगर कंडीशंस मिल जाए तो कोई भी स्ट्रेन दूसरे देशों में भी फैल सकता है। अगर मैं सिंपली बताऊं तो कंट्रीज ने सिर्फ वायरस को नाम दिया है, लेकिन असली जो क्लासिफिकेशंस है उसके जेनेटिक मेकअप उसको तय करते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है? देखिए, इबोला वायरस आउटब्रेक को रोकना क्या इतना मुश्किल हो रहा है अभी? आखिर ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो सिचुएशंस को और डेंजरस बना रहे हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट। इटूरी रीजन में रेबल ग्रुप्स और जो आर्म्ड मिलिटेंट्स की वजह से कोई एरियाज अनसेफ बने हुए हैं, जिससे मेडिकल टीम्स आसानी से काम नहीं कर पा रही हैं। तो ये मिलिटेंट्स ग्रुप तो वहाँ पे ऑलरेडी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा चैलेंज है जो लोगों की लगातार मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट कैसा? देखिए, मूवमेंट तो होगी खासकर माइनिंग एरियाज में, क्राउडेड टाउन्स में। तो उन जगहों पे जहाँ पे मूवमेंट होता है, वहाँ पे ये जो एक्सपोजर रिस्क है वो बढ़ जाता है। वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम भी काफ़ी वीक है। वहाँ पे कई जगहों बेसिक जो ग्लव्स होते हैं, हैंड वॉशिंग फैसिलिटीज़ जो होती हैं, और प्रॉपर हॉस्पिटल्स तक नहीं है। और हाल ही में क्या हुआ कि रेबल अटैक्स ने सिचुएशंस को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, क्योंकि अब फोकस सिर्फ डिजीज पर नहीं रहा, सिक्योरिटी क्राइसिस पर भी हो गया। तो इसके जो फीवर्स आने वाले होते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले होते हैं, वो पहले से ही ऐसा हो जाता है ना। जो WHO इमरजेंसी डिक्लेरेशंस हुआ, और वो क्या क्या आया इसमें? देखिए, WHO ने आखिर इबोला आउटब्रेक को ग्लोबल इमरजेंसी क्यों घोषित किया? क्या सिचुएशंस इतनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी है? 88 लोगों की तो मौत हुई है। पूरे वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग रहते हैं। क्या इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है? देखिए, दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 17 मई 2026 को इस आउटब्रेक को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। इसी वजह से ये इतना ज्यादा हो रहा है, ताकि दुनिया भर से जो है जल्दी फंडिंग, मेडिकल सपोर्ट और एक्सपर्ट टीम्स जुटाई जा सके। WHO ने आसपास के देशों को वार्निंग दी कि स्क्रीनिंग बढ़ाओ, इन्फेक्टेड लोगों को आइसोलेट करो और कॉन्टैक्ट्स को 21 दिन तक मॉनिटर करते रहो। सबसे बड़ी चिंता यह है कि वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन कई जगह वैक्सीन और मेडिसिन की भारी कमी है। WHO और जो मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स हैं जैसे हेल्थ ग्रुप्स का कहना है कि अगर अभी फास्ट एक्शन नहीं लिया गया तो सिचुएशन जो है और डेंजरस हो सकती है। अब एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इबोला का आउटब्रेक पहली बार हुआ है, या पहले भी दुनिया ऐसे डेंजरस आउटब्रेक्स देख चुकी है? देखिए, असल में क्या हुआ कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो
में 1976 से अब तक कम से कम 17 यानी 17 आउटब्रेक्स हो चुके हैं। सबसे जो खतरनाक अभी तक के थे ना, मतलब मैक्सिमम जो ये हुआ 2018 से 2020 के बीच का हुआ था नॉर्थ किवू और इटूरी में काउस, जिसमें 2300 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। सिर्फ पिछले साल भी आउटब्रेक आया था जिसमें कम से कम 34 लोगों की जान गई थी। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इबोला डिस्कवर होने के बाद अभी तक मतलब 15,000 लोगों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। यही वजह है कि इस बार जो हेल्थ एजेंसी जो रिस्पांस टीम है वो शुरुआत में ही अलर्ट मोड में आ चुकी है, क्योंकि इतिहास बता चुका है कि अगर आउटब्रेक जल्दी कंट्रोल ना हो तो सिचुएशंस और भी क्या हो सकता है, बहुत तेजी से डेंजरस बन सकती है। तो दोस्तों, अगर आप युगांडा में हैं या कंपाला में हैं या कहीं और हैं तो मैं बताऊंगा कि ये बिल्कुल भी आप इसको सीरियसली लो, इसको पढ़ लो। इबोला का बूंदी बोगियो जो स्ट्रेन है अब युगांडा में भी आ चुका है। अब तक कंपाला में 2 कंफर्म्ड केसेस हो चुके हैं, एक डेथ हो चुका है जो डीआरसी से ट्रैवलर्स के थ्रू आए हैं। अभी ये लिमिटेड है लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या करें? देखिए, प्रिकॉशंस तो कुछ लेने पड़ेंगे। हैंड्स को फ्रीक्वेंटली वॉश कीजिए। साबुन और पानी से, स्पेशली पब्लिक जगह से आने के बाद हाथ धोते रहिए। किसी भी सिक पर्सन से दूर रहिए। फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, वीकनेस या ब्लीडिंग वाले सिम्टम्स वाले लोगों से बिल्कुल कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। बश मीट यानी जंगली जानवर का जो घोस्ट होता है बिल्कुल मत खाइए और वाइल्ड एनिमल्स, बैट्स, मंकी से दूर रहिए। फिनरल या डेड बॉडी के रिचुअल्स में अवॉइड करें या ट्रांसमिशन का काफ़ी बड़ा रिस्क होता है यहाँ पे। ट्रैवल, इटूरी प्रोविंस के बिल्कुल पास मत जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। इवन आप अगर वहाँ पे भी हो तो इस कॉन्टैक्ट जो कंपाला का ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ऑब्वियसली सिंपल है, हाई फीवर, सीवियर हेडेक, मसल पेन, सोर थ्रोट वीकनेस, वॉमिटिंग, डायरिया। अगर ऐसा कुछ फील हो तो आपने आप को आइसोलेट करिए। नियरेस्ट मेजर हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कीजिए। इंडियन एम्बेसी कंपाला को इन्फॉर्म करिए और सबसे ज़्यादा आप अपने आप को सेफ रखिए। तो इबोला एयर से नहीं फैलता, सिर्फ डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड से फैलता है। प्रॉपर हाइजीन और अलर्टनेस से रिस्क बहुत कम हो जाता है। आप सब सेफ रहिए। अपने फैमिली ग्रुप में ये मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। सिचुएशन अपडेट के लिए WHO, युगांडा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल चैनल्स को फॉलो कीजिए। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और